अभिजात्यवाद। आज हम अभिजात्यवाद की जो मूल अवधारणा है उसे समझेंगे कि वास्तव में अभिजात्यवाद है क्या। प्राचीन काल में रोमन भाषा की श्रेष्ठ कलाकृतियों के अध्ययन की परंपरा थी, जिन्हें क्लासिक्स कहते थे। लैटिन शब्द क्लासिक्स का प्रयोग रोम में करदाताओं के सर्वोच्च वर्ग के लिए किया जाता था। क्लासिक शब्द का अर्थ कोश के अनुसार देखा जाए तो वो है कि साहित्य अथवा कला क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट आदर्श का अनुकरण करने वाली कृति, शुद्ध उच्च अभिरुचि वाला सुसंस्कृत जो है व्यक्ति आदि। कालांतर में क्लासिक शब्द का प्रयोग किसी ऐसी वस्तु, रचना, व्यक्ति या युग के लिए होने लगा जो किसी भी सभ्यता की श्रेष्ठता या उसके उत्कर्ष को व्यंजित करते हो, प्रस्तुत करते हो। हिंदी में इसके लिए अभिजात शब्द का प्रयोग होता है और इस कड़ी में उच्च वर्गीय की कला या साहित्य के अर्थ में क्लासिसिज्म शब्द का प्रयोग होने लगा और हिंदी में इसका जो प्रतिशब्द है वो क्या है? अभिजात्यवाद। उस समय जो है दो प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थीं। प्राचीन रोम में पाठक वर्ग की सामाजिक व बौद्धिक स्थिति को देखते हुए दो प्रकार की जो है साहित्य की रचना हो रही थी। एक वो जिसमें जन सामान्य को स्थान दिया गया था और दूसरी वे जिसमें एलिट सोसाइटी के लिखने वाले जो है अभिजातवादी जो लेखक उसमें थे, और एक लेखक वो थे जो जन सामान्य व्यक्तियों के लिए लिखते थे। अभिजात्य वर्ग की जो अवधारणा या अभिजात्यवाद की जो अवधारणा है उनमें इन लेखकों की क्या मान्यताएं थी कि वर्तमान साहित्यकारों का साहित्यिक दायित्व कि उन्हें पूर्ववर्ती साहित्यकारों का वे अनुकरण करें और इस साहित्यिक अनुकरण में उन प्राचीन कृतियों के नियम व शिल्प अनुशासन का भी पूर्णतः पालन किया जाए। आगे आप देखो कि अरस्तु के बाद लगभग 2 शताब्दियों तक साहित्यिक चिंतन में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। ग्रीक व रोम में साहित्य रचना का जो क्रम निरंतर चलता रहा उसमें विश्व साहित्य की कुछ महान कृतियां सामने आई। और आप देखिए कि लंबे समय तक ये धारणा बनी रही कि कालजयी कृतियों मतलब क्लासिक जो रचनाएं हैं केवल ग्रीक और लैटिन में ही हुई। अतः अभिजात्यवाद का प्रयोग ऐतिहासिक श्रेणी के रूप में ऐसे युग के लिए भी किया जाता रहा जिसमें श्रेष्ठ कालजयी रचनाओं की रचना की गई हो। आरंभ में प्राचीन ग्रीस और रोम की संस्कृति और इतिहास के अध्ययन की प्रवृत्ति को तथा ग्रीक और लैटिन कृतियों के आदर्श का अनुकरण करने और उसकी टक्कर की जो रचनाएं करने की जो प्रवृत्ति थी उसे अभिजात्यवाद समझा गया। लेकिन अब क्या अंतर आया है कि अलेक्जेंड्रा के लेखों ने रोम और हेरोदेस, बोकेशिया, सिसरो, पेट्रियार्क आदि जो लेखक थे उन्होंने ग्रीक रचनाओं का क्या किया है? अनुसरण किया है। समय के साथ अभिजात्यवाद पद का प्रयोग विशेष युग और उसकी प्रवृत्ति के अर्थ में सीमित न रह करके सार्वकालिक और सार्वभौमिक हो चला है। इसमें यह आवश्यक नहीं कि आधुनिक में किसी रचना को क्लासिक कहा जाता है तो उसकी भाषा पुरानी या लैटिन हो या प्राचीन युग की हो। साहित्य व कला के क्षेत्र में अभिजात्यवाद का तात्पर्य है प्राचीन रोम साहित्य, कला और चिंतन के प्रति एक निष्ठा का भाव। ये चिंतन उन मूल्यों को महत्व देता है मतलब अभिजात्यवाद में जो प्राचीन ग्रीस और जीवन विषय धारणा से जुड़े हैं, अर्थात वे मूल्य जो श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ जीवन रचने में क्या है? सहायक हैं। अभिजात्यवादी साहित्य कला उस समाज की देन है जिसने जीवन के उचित अनुचित की परख करके उसमें शिव, सत्य और कल्याण को समाहित कर लिया है और अपनी व्यापक दृष्टि से एक आस्थावान समाज का रूप निर्माण करने का निश्चय किया है या विचार किया है जिसके माध्यम से यथेष्ट चिंतन को अभिव्यक्त किया जा सके। अभिजात्यवादी प्राचीन क्लासिक साहित्य के मूल्यों को ही महत्व देकर उन्हें शाश्वत मानते हैं, मतलब वो साहित्य में उन्हीं मूल्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं। और देखिए आप इसमें कि वैसे तो क्लासिक शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रीक रोमन के श्रेष्ठ साहित्य के लिए होता रहा है, पर अब बाद में जो शास्त्रीय रचना पद्धति के आधार पर रचनी गई सभी रचनाओं के लिए शब्द प्रयोग होने लगा, भले वो किसी भी युग की रचनाएं हों। और क्लासिक की अवधारणा का जो है क्रमशः विस्तार होता गया और यूरोप में इस शब्द का प्रयोग क्रमशः व्यापक अर्थ में श्रेष्ठ और युग प्रवर्तक
साहित्यिक रचनाओं के लिए किया जाने लगा। अभिजात्यवाद की प्रमुख प्रवृत्ति पर अगर दृष्टि डाली जाए तो उसमें जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हमें दिखाई देती है वह हैं अभिजात्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। देखिए आप, प्राचीन का अनुकरण, भव्यता, वस्तुनिष्ठ कथ्य, भाव व्यवस्था, सार्वभौमिकता, शैलीगत विशेषता आदि। तो प्राचीन का जो अनुकरण की बात यहाँ कही गई है अभिजात्यवाद में, तो अभिजात्यवादी प्राचीन कृतियों को श्रेष्ठ व आदर्श मानकर उसमें समाहित भाव, विचार, चिंतन और संवेदना को ही आधार मानकर अपनी रचनाओं में प्रवृत्त होते रहे हैं अभिजात्यवादी जो है रचनाकार या लेखक। इस प्रवृत्ति के रचनाकार मौलिक सृजना की अपेक्षा प्राचीन रचनाकारों के कृतित्व का रूपांतरण करने और उनकी अनुकृति बनाने रहने का या बनाते रहने का जो एक प्रयास करते रहते हैं, मतलब उनका अनुकरण करते हैं। साहित्यिक परंपरा के प्रति इस निष्ठा के कारण उनकी यह मान्यता है कि पूर्व परंपरा को पकड़े रहने में भलाई है और उससे मूल्यवान कुछ भी नहीं होता। भव्यता जो है, देखिए कि भव्य विचार, लोक कल्याण की भावना, परिष्कृत रुचि, व्यापक जीवन दृष्टि, विवेक युक्त चिंतन, मर्यादित औदात्य, आत्मा की गरिमा, स्पष्ट और व्यवस्थित विचार श्रृंखला, आदर्श दृष्टि, ये सब अभिजात्यवादी जो साहित्यकार की विशेषताएं हैं। वस्तुनिष्ठ कथ्य में देखिए कि अभिजात्यवादी जो हैं वो कला को आत्मनिष्ठ न मानकर वस्तुनिष्ठ मानते हैं, जिसमें कवि के व्यक्तित्व एवं अनुभूति चिंतन के स्थान पर बहुनिष्ठ कथन के प्रस्तुतिकरण पर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। उनकी दृष्टि में स्वच्छंदतावादी कला की आत्मनिष्ठा के प्रति अविश्वास और वस्तुनिष्ठता के प्रति समादर भाव रहता है और वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों की स्वीकृति के कारण एक व्यक्ति की सीमा इस दृष्टिकोण की अनुकरण धर्मिता है। भाव व्यवस्था देखो, अभिजात्यवाद भावावेग का निषेध नहीं करता, मतलब भावों को रोकने की बात नहीं करता, क्योंकि भावावेग के अभाव में उत्कृष्ट काव्य की रचना नहीं हो सकती। यहाँ पर वो भावावेग की अराजकता को व्यवस्थित करने व शैली में कठोर नियम या संयम अपनाने की बात कहते हैं। अव्यवस्थित भावोच्छलन क्या करता है, अराजकता को जन्म देता है, ऐसा उनका मानना है। अतः उन्होंने इसका व्यवस्थित रूप ही उपयुक्त माना है। सार्वभौमिकता देखें तो स्वच्छंदतावादी साहित्य में कवि की व्यक्तित्व को महत्व दिया गया है, वहीं काव्य को कवि की आत्म अभिव्यक्ति माना जाता है स्वच्छंदतावाद में। लेकिन इसके विपरीत अभिजात्यवादी जो साहित्य है उसमें समष्टिवाद की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण मानी गई है, अर्थात उत्तम साहित्य वही है जो कल्याणकारी है, जो सभ्यता को उभारने वाला, श्रेष्ठ सभ्यता को उभारने वाला है, व्यक्ति की महत्ता को जो है महत्व देने वाला है। ये जो सारे जो विशेषताएं हैं अभिजात्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। परंपरा का अनुकरण, स्वच्छंदतावादी साहित्य जहाँ आत्मबल को कम तथा वस्तु तत्व को अधिक महत्व देते हुए नवीनता और काल्पनिकता को वर्ण करता है, वहीं अभिजात्यवादी क्या करते हैं, साहित्य जीवन से जुड़ना ही महत्वपूर्ण मानते हैं, जिनका अर्थ है परंपरागत विरासत एवं श्रेष्ठता के प्रति गहरी सजगता। मतलब जो अभिजात्यवादी जो वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, परंपरागत विरासत एवं श्रेष्ठता के प्रति उनकी गहरी सजगता है। और ह्यूम क्या कहते हैं कि कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ानों में भी कुछ बंधन या कुछ संयम अवश्य रहता है। अभिजात्यवादी कभी मनुष्य की इस समीपता को, उसकी इस सीमा को कभी नहीं भूलता। वह जानता है कि धरती से उसका अटूट नाता है। मतलब कल्पना की कितनी उड़ान भर ले, स्वच्छंदतावादी ने कल्पना को महत्व दिया था ना, उसी प्रकार से वो कहते हैं कि कल्पना के लोक में कितना विचरण कर ले, आना तो उन्हें यथार्थ की धरातल पर ही होता है, मतलब धरती के पास ही आना होता है, ये वह कहते हैं। शैलीगत वैशिष्ट्य देखिए, अभिजात्यवाद में उदात्त भाषा शैली के प्रयोग का वो पक्षधर है। उसके जो है श्रेष्ठ भाषा शैली, उदात्त भाषा शैली, परिष्कृत और व्याकरण का अनुकरण करने वाली, व्याकरण के अनुसार वो जो शैली का प्रयोग करते हैं वो भव्य होनी चाहिए, ऐसा अभिजात्यवाद मानते हैं। अभिजात्यवादी जो रचनाकार हैं शैलीगत परिमार्जन को वो अधिक प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार से यूनानी साहित्य सिद्धांतों, विचार पद्धतियों एवं शास्त्रीय मान्यताओं को महत्व देना तथा उसके प्रति निष्ठा दिखाना ही अभिजात्यवाद या शास्त्रवाद की मूल आधारशिला है। और यही जो है अभिजात्यवाद है, जिसमें जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी उदात्त है, उसी को महत्व दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे बाद में इसमें परिवर्तन आया और
ऐसी रचनाएं जो भले किसी भी कालखंड में रची गई हो, उन्हीं को भी कालजयी माने जाने लगा। और इस शब्द का प्रयोग बाद में जब इसका क्लासिक की अवधारणा में जब क्रमशः विस्तार हुआ, तो यूरोप में जो इस शब्द का प्रयोग क्रमशः व्यापक अर्थ में श्रेष्ठ और युग प्रवर्तक साहित्य के लिए होने लगा। जबकि उसके पूर्व जो है प्राचीन रोमन साहित्य, कला और चिंतन के प्रति निष्ठा का भाव ही अभिजात्यवाद था, और ये उन चिंतन और मूल्यों को महत्व देता है जो प्राचीन ग्रीस और जीवन विषयक धारणा से जुड़े हैं, अर्थात वे मूल्य जो श्रेष्ठ हैं और जीवन को गढ़ने में सहायक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें विस्तार होता गया और इसके अर्थ में भी जो है व्यापकता आई, उसके अर्थ को विस्तार मिला, और उन सभी रचनाओं को अभिजात्यवाद के अंतर्गत लिया जाने लगा जो युग परिवर्तन के लिए उपयुक्त हो, श्रेष्ठ हो और जो है समाज से सरोकार रखने वाली हो, समाज को पथ प्रदर्शक हो। ये सारी रचनाएं जो हैं इसी के अंतर्गत रखी जाने लगी बाद में। जैसा कि देखो कि शेक्सपियर के जो नाटक है, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड है, ये सभी कालजयी रचनाएं हैं। उसी प्रकार से जैसे कि होमर और वर्जिल की कृतियों को माना जाता है। बाद में इसी तरह हमारे यहाँ पर देखें तो वाल्मीकि की रामायण, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, तुलसीदास की रामचरितमानस, प्रसाद की कामायनी, निराला की राम की शक्ति पूजा, विभिन्न युगों में रची जाने वाली जो है ये कृतियाँ हैं। लेकिन ये सभी जो रचनाएं हैं क्लासिक रचनाएं इन्हें कहा जाता है, और यही जो है अभिजात्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं और प्रमुख अवधारणा है, जो धीरे धीरे कालांतर में इसका जो अर्थ था प्रारंभ में उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ गया, लेकिन ये फिर भी शिष्टता और नियम में बंध कर रचनाओं के सृजन की बात करते हैं।